नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। मैं विपुल कुमार परेवा। आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजी के अंदर फूड चेन का। कल अपन ने पढ़ा था इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाद में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं जिसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर सारे बताए थे। उसके बाद में एक नया कंसेप्ट आता है फूड चेन। फूड चेन की यदि हिंदी में डेफिनेशन देखें तो सबसे सरल परिभाषा इसकी यह है: भोजन के लिए जीव एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं। भोजन के लिए प्रत्येक जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं और वो एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इस श्रृंखला को ही फूड चेन कहते हैं। जैसे सपोज दैट हमने कल भी बात की थी, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर को खा रहा है कंज्यूमर, और कंज्यूमर के बाद में इसको जो अपघटन कर रहा है वो है डिकम्पोजर। क्योंकि हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको स्वयंपोषी भी कहते हैं। ये मैं आपसे कल शेयर कर चुका था, लेकिन एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। प्रोड्यूसर है जो ग्रीन प्लांट है वो ऑटोट्रोफस है, जबकि जो कंज्यूमर है ये विषमपोषी प्रवृत्ति के होते हैं। विषमपोषी अर्थात ये भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। इसमें इनकी कैटेगरी होती है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। हरे पादपों को प्राथमिक उपभोक्ता खाता है, प्राथमिक के बाद में इसको द्वितीयक, द्वितीयक के बाद में इसको तृतीयक, और अंत में डीकम्पोजर जो फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं, ये इसका सूक्ष्म विघटन करके संपूर्ण कार्बनिक पदार्थों को वातावरण के अंदर निर्मुक्त करने का कार्य करते हैं। इसमें प्रत्येक पद को पोषक स्तर कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल। जैसे ये एक ट्रॉफिक लेवल है, इसको खा रहा है प्राथमिक, तो ये ट्रॉफिक हो गया, ये ट्रॉफिक हो गया, ये ट्रॉफिक हो गया और ये ट्रॉफिक हो गया। हम अच्छे से जानते हैं कि हम भोजन केवल और केवल एनर्जी के लिए करते हैं, ऊर्जा प्राप्ति के लिए ही हम भोजन करते हैं कि हमें ऊर्जा प्राप्त हो। तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में ऊर्जा ट्रांसफर होती है और कंज्यूमर से फिर डिकम्पोजर में। मैं अभी एनर्जी फ्लो को आपको थोड़ी देर बाद ही बताऊंगा। पहले अपना टॉपिक चल रहा है फूड चेन का। तो फूड चेन में मैंने आपको बताया जो मोस्टली कंसेप्ट है वो इस प्रकार है कि भोजन के लिए जीव एक दूसरे के साथ एक चेन के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे सपोज दैट घास, घास को हिरन खा रहा है और हिरन के बाद में इसको शेर खा रहा है और शेर के बाद में इसमें अपघटन करता। अब ये एक प्रकार से एक ट्रॉफिक लेवल बन गया। घास एक ट्रॉफिक लेवल है, हिरन एक ट्रॉफिक लेवल है, शेर है और एट द लास्ट कंज्यूमर। देखिए इसके अंतर्गत जो ऊर्जा का आदान प्रदान है वो इस क्रम में हो रहा है और अंत में कार्बनिक पदार्थों के रूप में ये निर्मुक्त कर दिए जाते हैं। जंतुओं की प्रवृत्ति के आधार पर चेन दो प्रकार की हो सकती है। पहला है चारण खाद्य श्रृंखला। इसे शिकारी खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं क्योंकि इसमें भक्षण होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए वो ये भी घास वाला लिया था आपका, घास, हिरन, शेर और डिकम्पोजर। देखिए इसके अंतर्गत जो सर्वप्रथम जो श्रृंखला चालू होती है वो चरने वाले जीव से होती है। घास को चरने वाला मे बी वो हिरन हो सकता है, खरगोश हो सकता है, कोई भी जो कि चर के खाता है वो चारण खाद्य श्रृंखला कहलाती है। लेकिन इसमें भक्षण होता है, शेर इसका भक्षण करेगा, तो इसको शिकारी खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। सेकंड है अपरद खाद्य श्रृंखला। अपरद खाद्य श्रृंखला अपरद से चालू होती है। जैसे मान लीजिए
इस पक्षी को या परत को मान लीजिए केचुआ खा रहा है, केचुए को मैना खा रही है और मैना को बाज ले रहा है। अब यहाँ पर जो श्रृंखला प्रारंभ हुई है वो अपरद से हुई है। जो पत्ती का कूड़ा करकट था उसको केचुए ने खाया, केचुए को मैना खा गई, मैना को बाज खा गया, इसलिए इसको अपरद खाद्य श्रृंखला भी या सेफ्रोफाइटिक फूड चेन भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक एक तीसरी खाद्य श्रृंखला और मानते हैं जिसे परजीवी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। परजीवी खाद्य श्रृंखला, उसमें खाद्य श्रृंखला बड़े जीवों से प्रारंभ होती है उल्टे क्रम में, या तो घास से चालू हो रही थी, लेकिन परजीवी खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत ये खाद्य श्रृंखला बड़े जीवों से प्रारंभ होती है। जैसे मान लीजिए कोई एनिमल्स है, उस पर कोई पैरासाइट लगा हुआ है, उस पैरासाइट को फिर आगे कोई खा रहा है, तो इस प्रकार से ये फूड चेन आपके कंटिन्यू चलता रहता है। नेक्स्ट है अपना फूड वेब। सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं। भोजन के लिए इसकी परिभाषा पर देखते हैं। भोजन के लिए जीव एक दूसरे से जालनुमा संरचना में गुथे हुए रहते हैं। वापिस समझा रहा हूं, वेब का मतलब यहाँ जाल होता है। भोजन के लिए जीव एक दूसरे से जालनुमा संरचना में गुथे हुए रहते हैं। इस प्रकार के जाल को फूड वेब कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर फूड के लिए जैसे मान लीजिए घास, हिरन, घास है, इसको हिरन खा रही है, शेर। अब इसके और विकल्प भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये विकल्प चलेगा। घास को हो सकता है खरगोश खा ले, खरगोश को हो सकता है कुत्ता खा ले। मान लीजिए कोई भी कुतरने वाला जीव है, XYZ, बकरी है, बकरी को मान लीजिए फिर बाद में शेर खा रहा है। घास के अलावा हरे पादप भी हैं। हो सकता है कि मधुमक्खी इसमें से रस चूस रही हो, इनको फिर कोई और खा रहा हो। मतलब एक ही पैटर्न नहीं है, इसमें कई प्रकार के जीव एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं। पर्टिकुलर ये नहीं है कि सब घास को हिरन ही खाएगी या शेर ही खाएगा। हो सकता है उसको खरगोश खा ले, हो सकता है उसको बकरी खा ले, हो सकता है मधुमक्खी अपना काम करे, हो सकता है कीट पतंगे उसका भोजन कर रहे हो, कई चीजें हैं। तो पूरा एक तरीके से एक जाल बन जाता है। ये जाल ही फूड वेब या खाद्य जाल कहलाता है। नेक्स्ट है पिरामिड। एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स एल्टन, इन्होंने सर्वप्रथम पिरामिड का संकल्पना प्रस्तुत की या स्तूप की संकल्पना प्रस्तुत की। इन्होंने कहा कि भाई एक इकोसिस्टम के अंदर निम्न चीजें हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए यदि जीव की संख्या के आधार पर हम बढ़ाएं, जैव संख्या या जीव संख्या, जीवों की संख्या के आधार पर, और उन्होंने कहा कि बायोमास के आधार पर, जैव भार के आधार पर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के आधार पर यदि ये पिरामिड बनाया जाए तो ये किस तरीके से बनेगा। तो उन्होंने अपनी संकल्पना में तीन चीजों को प्राथमिकता दी, एक तो जीवों की संख्या, एक जैव भार और एक एनर्जी का। अब सबसे पहले जीव संख्या का देखते हैं। जीव की संख्या का यदि एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में देखा जाए तो जो स्तूप बनेगा वो सीधा प्राप्त होगा। सबसे ज्यादा संख्या उत्पादक की होगी, फिर प्राथमिक उपभोक्ता की होगी और फिर तृतीयक उपभोक्ता की। कहने का मतलब सबसे ज्यादा संख्या उत्पादक की होगी, फिर प्राथमिक उपभोक्ता की होगी और अंत में सबसे कम संख्या तृतीयक उपभोक्ता की होगी। तो ये पिरामिड अपने को सीधा प्राप्त होता है। जैव संख्या का जो पिरामिड है वो अपने को सीधा प्राप्त होता है। लेकिन किसी के कंपैरिजन यदि हम देखें कि एक बगीचे के अंदर जिसमें कि कम पेड़ है, तो ये पिरामिड हमको कुछ उल्टा प्राप्त होगा, बिकॉज वहां पर प्लांट कम होंगे। एक बरगद का पेड़ है या कोई सा भी पेड़ है, अब उसमें बहुत सारी चिड़िया रहती है। पेड़ तो एक ही हो गया,
और चिड़िया बहुत सारी हो गई, फिर इनको खाने वाले अपमार्जक इससे भी ज्यादा संख्या में मौजूद हैं। तो इस प्रकार यदि पर्टिकुलर एक बगीचे का हम देखें जैव संख्या का स्तूप, तो ये हमें उल्टा प्राप्त होगा। नेक्स्ट आइए जैव भार का स्तूप। जैव भार स्थलीय पारिस्थितिकी में देखेंगे तो ये हमको सीधा प्राप्त होगा। सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर के अंदर जैव भार होगा, लिख दीजिए। फिर प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर, प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर, और फिर तृतीय उपभोक्ता के अंदर जो जैव भार प्राप्त होगा वो इस तरीके का होगा। लेकिन कंपेरेटिव यदि मैं कहूं कि एक तालाब का या फिर एक समुद्र का पारिस्थितिक स्तूप बनाया जाए जैव भार का, तो ये मुझे कुछ उल्टा प्राप्त होगा। कारण फाइटोप्लैंक्टन, फिर जूप्लैंक्टन, फिर छोटी मछली, और फिर अंत में बड़ी मछली। अब आप खुद देख लीजिए जैव भार किसका ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा जैव भार होगा बड़ी मछली का, उससे कम होगा छोटी मछली का, फिर जूप्लैंक्टन का, और अंत में फाइटोप्लैंक्टन का। तो कंपेरेटिव यदि स्थल में देखें तो सीधा प्राप्त होता है, लेकिन यदि एक जल पारिस्थितिकी तंत्र को देखें तो ये स्तूप हमें उल्टा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है एनर्जी का। एनर्जी का स्तूप किसी भी क्षेत्र का हो या किसी भी जीव का हो या किसी भी बायोम का हो या बायोटा का हो, ये हमेशा आपको सीधा ही प्राप्त होगा। बिकॉज जो इसमें प्रोड्यूसर है उससे एनर्जी लेवल हमेशा ज्यादा होगा, फिर ये जब ट्रांसफर होगा तो ये कम होगा, फिर ये कम होगा और सबसे कम होगा। अर्थात ऊर्जा का स्तूप यदि हम खींचे या बनाए तो ऊर्जा का स्तूप हमेशा हमें सीधा ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से चार्ल्स एल्टन ने पिरामिड या स्तूपों के आधार पर बताया कि जैव संख्या का पिरामिड बने तो किस तरीके से बनेगा, जैव भार का बने तो किस तरीके से बनेगा, और ऊर्जा का पिरामिड कैसा प्राप्त होगा। इसमें आपको हमेशा याद करने वाली बात यह है कि ऊर्जा का स्तूप हमेशा सीधा प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा प्रश्न आता है इससे रिलेटेड। एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो के अंदर थर्मोडायनामिक्स के दो रूल्स लगते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं। ऊर्जा को ना ही तो कोई पैदा कर सकता है और ना ही ऊर्जा को कोई नष्ट कर सकता है। कहने का मतलब है ऊष्मा को ना तो कोई पैदा कर सकता है ना ही इसको नष्ट कर सकता है। ये इसका थर्मोडायनामिक्स का पहला रूल्स हो गया। केवल ये ट्रांसफर हो सकती है, एनर्जी जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। इसे ना ही तो कोई पैदा कर सकता है ना ही इसको कोई नष्ट कर सकता है। सेकंड नियम है इसका कि जब ये एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होती है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होती है, तो ऊर्जा का एक बड़ा भाग नष्ट हो जाता है। नहीं बैठा ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊष्मा का स्थानांतरण एक पद से दूसरे पद में होता है तो ऊष्मा का एक बहुत बड़ा भाग नष्ट हो जाता है। अब वो कैसे होता है वो देखिए। एनर्जी फ्लो को लेकर कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए, लेकिन इनमें जो यूनिवर्सल मॉडल लगा वो ओडम का है। ओडम नामक वैज्ञानिक ने इसका एनर्जी फ्लो काम दिया था। उन्होंने कहा कि ये सूर्य है, सूर्य की सोलर एनर्जी पृथ्वी पर आ रही है, सौर ऊर्जा जिसे अपन कह रहे हैं। अब इसमें भी कई कंसेप्ट है। सूर्य से आने वाली सारी किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंचती है, इसका एक बहुत बड़ा भाग वापस वातावरण में मुक्त हो जाता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं जो हमारी ओजोन लेयर है, अंतरिक्ष की किरणें हैं, ये सारी इस ऊष्मा का बहुत बड़ा भाग अपने में रख लेती है और बहुत कम भाग नीचे पृथ्वी तक आता है। अब उसके आने के बाद में ये प्रोड्यूसर, ये कंज्यूमर फर्स्ट, कंज्यूमर सेकंड, कंज्यूमर थर्ड, और लास्ट में डिकम्पोजर। उन्होंने बताया कि ऊर्जा जब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो ऊष्मा का या ऊर्जा का बहुत बड़ा भाग नष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक आने में 90% तो नष्ट हो जाती है, केवल 10% इसके पास पहुंचती है प्रोड्यूसर पे। प्रोड्यूसर से जब प्राथमिक उपभोक्ता इसका भक्षण करता है तो वही 90% ऊष्मा या ऊर्जा नष्ट हो जाती है
केवल 10% इसके पास पहुंचती है, फिर वापस वो इसी 90% नष्ट, 10% यहाँ पर, और फिर 10% और 90% नष्ट। अभी नष्ट क्यों हो रही है? ये जीव अपने जीवन काल में श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन कई क्रियाविधि करते हैं। तो इन प्रक्रियाओं के अंतर्गत ऊष्मा का एक बहुत बड़ा भाग, 90% भाग लगभग नष्ट हो जाता है, केवल 10% ही आगे पहुंच पाता है। इसे 10 का नियम भी कहते हैं, दक्षांश का नियम या 10 का नियम। दैट मीन्स जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के समय 90% एनर्जी तो नष्ट हो जाती है और 10% आगे पहुंच जाती है। कुल मिला के अंतिम श्रृंखला तक पहुंचने पर यहाँ एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। जो सबसे ज्यादा यहाँ पर था वो वहां पर जाते जाते कम हो जाता है और कुल मिलाकर उसको केवल 10% ही ऊर्जा लास्ट में मिल पाती है। टोटल का क्रम से चलता हुआ 10%, उस 10% के बाद में 90% नष्ट हो जाती है और 10% वहां पर पहुंच जाती है। तो बच्चों, आज के लेसन में हमने खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पिरामिड और ऊर्जा प्रवाह के बारे में अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसमें समझ में आया होगा। घर पर आप अपनी बुक के अंदर इन टॉपिकों को पढ़ेंगे तो संपूर्ण क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।